तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट इंडेक्स क्वेश्चन की भी अलग वीडियो मिल जाएगी आपको। और इस एक्सरसाइज में देखो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। हमें बस प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पता लगाना है। यानी कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस ही पूछा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से डिफरेंस है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं। तो अपना पहला डिफरेंस देखो, अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो प्लांट सेल के पास हमारी सेल वॉल होती है, और जबकि एनिमल सेल होते हैं उन पे सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल देखो एक तो मूव नहीं कर पाते, तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। देखो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल को हमें सपोर्ट ज़्यादा देना होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते। एनिमल्स वगैरह तो हमारी मूव कर लेते हैं आसानी से, अपना फूड भी ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं। इस वजह से उन्हें रिजिड रहना होता है, अपनी प्लेस पे ही रिजिड रहना होता है। तो इस वजह से उन्हें सेल वॉल की ज़रूरत होती है। सेल वॉल और ही मजबूत होती है और डेड भी होती है। और सेल वॉल हमारी किससे बनती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से। और एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, इन्हें सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला देखो, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स इन सीन इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मतलब जो फूड स्टोर करते हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वेयर इज देयर आर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। आर कंपेयर टू प्लांट की कंपैरिजन में आर सीन इन एनिमल सेल। अब थर्ड डिफरेंस देखो, लार्जर इन साइज एज एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एनिमल सेल के अकॉर्डिंग। एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड किस में होती है? खाली प्लांट सेल में होती है। क्यों होती है? देखो 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड का बेसिक फंक्शन समझो। जो प्लास्टिड होती है वो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करती है, जैसे तभी तो फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं वो रेड, येलो ऐसे कलर्स के होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, जिस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बना पाते हैं। तो ये खाली प्लांट्स की ही नीड है प्लास्टिड्स की, एनिमल्स की कोई नीड ही नहीं है प्लास्टिड्स की। तो प्लांट सेल है प्लास्टिड, इन पे प्लास्टिड होते हैं। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड, इन पे प्लास्टिड नहीं होते। लाइजोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल्स। जो लाइजोसोम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं प्लांट सेल्स में, और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें लाइजोसोम्स होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट उनमें लाइजोसोम्स होते ही हैं, और प्लांट सेल में बहुत रेयर पाए जाते हैं। तो इतना सा ही था डिफरेंस, इतना ही लिखा होगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें डिफरेंस बताना है प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनका साइज़ मतलब स्मॉल होता है, और जो यूकार्योटिक सेल होते हैं उनका साइज़ लार्जर होता है प्रोकार्योटिक सेल से। दूसरा डिफरेंस देखो, द न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉन एज न्यूक्लियोइड। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं ना उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब ये जैसे कि न्यूक्लियस है, इसकी जो मेम्ब्रेन्स है ना वो नहीं होती। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो उसमें पाई नहीं जाती प्रोकार्योटिक सेल्स में। और जब देखो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो जो अंदर का जो इसका वो होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स वगैरह होंगे वो कोई वेल डिफाइंड ही नहीं होंगे। क्योंकि अगर देखो ये ऐसे मटेरियल्स फैले हुए होंगे, अगर इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो ये वेल डिफाइंड कैसे होंगे? तो न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉन एज, और इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अगला देखो, इसमें यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड। इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तभी उनमें जो वो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट। अब जो ऑर्गेनलीज भी तो होती हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के साथ ऑर्गेनली भी होती हैं, तो वो उसके जो ऑर्गेनलीज की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी इसमें एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा हमारा डिफाइंड होता है, ये वो वेल डिफाइंड होता है, और ये डिफाइंड नहीं होता। सॉरी, ये डिफाइंड होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता। कभी कभी उल्टा निकल जाता है मुँह से। क्वेश्चन थर्ड देखो, व्हाट विल हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हमारी नहीं होगी तो क्या होगा? यूजफुल इफ इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, तो क्या होगा? यूजफुल सब्सटेंसेस विल मूव आउट ऑफ द सेल बिकॉज मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। और देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उसमें कुछ ही मटेरियल आ सकते हैं और कुछ ही मटेरियल बाहर जा सकते हैं, कुछ ही आ सकते हैं कुछ ही जा सकते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस
सब्सटेंस विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो इसमें क्या पता यूज़फुल सब्सटेंस हो, वैसे तो होते हैं, तो वो मूव कर जाएँ सेल से यूज़फुल, और जो नॉट यूज़फुल हो वो अंदर आ जाएँ, तो ये भी हो सकता है। दिस सेल विल लॉज इट नॉर्मल शेप। अब देखो जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में तो खाली वही होती है, तो वो उसे शेप प्रोवाइड करती है सेल को। अगर वही नहीं होगी तो द सेल विल लॉज इट नॉर्मल शेप। दिस में लीड अल्टीमेटली टू द डेथ ऑफ द सेल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी हमारी, तो हमारी जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। अगला देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा सेल की लाइफ को? जो सेल के अंदर हमारे प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं ना, वुड नॉट बी मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड नहीं होंगे, और जो पैक्ड करता है गोल्गी एपरेटस, इसका काम होता है, वो भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है एंजाइम्स और हार्मोन्स, जैसे कि जो लाइसोसोम्स था, वो जो सेल में बैड पार्ट होता है, वो बैड पार्ट नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, जो सेल के अंदर वेस्ट होता है, उसमें जो लाइसोसोम्स होता है वो अपने एंजाइम्स थ्रो करता है। कभी कभार तो वो जो लाइसोसोम्स है ना, वो पूरा बस्ट कर देता है सेल को अपने एंजाइम थ्रो करके। तो इसमें वही लिख रहा है, लाइसोसोम्स वुड नॉट गेट देयर एंजाइम, सॉरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वुड नॉट बी सेंट टू द करेक्ट प्लेसेस। द लाइसोसोम्स वुड नॉट गेट देयर एंजाइम्स, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। सो वेस्ट वुडंट बी ब्रोकन डाउन, तो जो वेस्ट होगा और इनसाइड द सेल वो मतलब ब्रोकन डाउन, मतलब जो वेस्ट है अंदर सेल के वो बस्ट नहीं होगा। अगला देखो, द सेल मेम्ब्रेन वो नॉट बी रिपेयर्ड और ग्रो प्रॉपर्ली। जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो भी रिपेयर नहीं होगी और ग्रो भी नहीं करेगी। और अगला है, द सेल वुड बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड स्लोली स्टॉप वर्किंग एंड में इवन डाई, या फिर मर भी सकता है अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा। अगला पार्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। कौन सी ऑर्गेनली है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारी ऑर्गेनली है ना, और वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं उसे हम। और इसमें वही पूछा है, विच ऑर्गेनली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और वाई रीजन भी देना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स सम एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम कंटेन रखता है, विच ऑक्सीडाइज द फूड, जो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी, और जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस वजह से सेल में एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। न्यू केमिकल कंपाउंड्स मतलब जैसे फूड है जो उसने एब्जॉर्व करा था, ऑक्सीडाइज करा था, उसे ब्रेक डाउन करना, जिस वजह से सेल में एनर्जी आए, एंड फॉर डूइंग अदर वर्क्स, अदर वर्क बहुत काम होते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। The synthesis of lipids occur in the smooth endoplasmic reticulum (SER) and the protein synthesized in the ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum, जिसे हम RER भी बोलते हैं। देखो दो तरह की वो होती हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER बोलते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER बोलते हैं। तो जो लिपिड्स का काम होता है वो हमारा SER करता है। लिपिड्स कौन बनाता है? हमारा SER बनाता है। इन जो प्रोटीन्स होता है वो कौन बनाता है? हमारा देखो प्रोटीन्स सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम्स करता है, जो अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। इस वजह से हम कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। लिपिड्स कौन बनाता है? हमारा SER बनाता है। और किसके लिए बनाता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बनाता है। और जो हमारी RER होती है, जो राइबोसोम्स हमारे वो बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, वो कौन बनाता है? हमारा RER। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कौन करता है? हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं अब। और हाँ, यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ना दबाना भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट फूड्स। जो अमीबा होता है उसे फूड कैसे ऑब्टेन करता है वो हमारा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अमीबा ऑब्टेन इट फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को अंदर लेना, जैसे फूड को अंदर लेना, इस वजह से इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये है हमारा अमीबा,
और इसी ये है ना, ये इसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, दिस ऑकर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि फूड यहाँ पे ये है हमारा पूरा अमीबा और ये है हमारा फूड। अब इसे अमीबा को फूड चाहिए, अब ये फूड कैसे लेगा? क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये अपने आप को स्ट्रेच करेगी। तो कुछ ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ पे फूड मान लो, ये फूड नहीं है, यहाँ पे फूड मान लो, ये अपने आप को स्ट्रेच करेगी, स्ट्रेच करके ऐसे ही स्ट्रेच कर लेगी, इस फूड को चारों तरफ से घेर लेगी और फिर जैसे ये फूड आ जाएगा सो ये इसे अपनी फूड वैक्यूल सिंथेसाइज करेगी और इसी तरीके से अपना ये फूड लेती है। दिस ऑकर ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल इतनी होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इनेबल्स टू मेक द टेम्पररी एक्सपेंशन मतलब फ़िलहाल के लिए, मतलब टेम्पररी मतलब फ़िलहाल के लिए अपना फूड लेके गुजारा कर लेती है ना, सूडोपोडिया, टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और भी कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे जो अमीबा को चाहिए होंगे, तो यही जो अपने इतनी फ्लेक्सिबल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी मदद से ये ले लेगी। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑफ अ वाटर, दो बार लिख दिया, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखो ये मान के चलो हमारा सेल है और यहाँ पे जो मतलब अंदर सेल के ना इसमें वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा हाइयर रीजन कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक होता है। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो वाटर है वो कम है। तो ये क्या करेगा, ऑस्मोसिस है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हुआ, अगर देखो जो डिफ्यूज़न होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ती, वो अंदर ही अंदर होता है। और जो सेल होता है मतलब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो ऑस्मोसिस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसमें मतलब जो ऑस्मोसिस है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे हाइयर रीजन है कौन वाटर का, यहाँ पे कम है, तो ये जो हाइयर टू लोअर मूव कर जाएगा। अगर बाहर मान के चलो ज़्यादा है और अंदर कम है तो ये हाइयर टू इस साइड अंदर मूव कर जाएगा। Osmosis is a process of diffusion of water from a region higher water concentration to a region of lower water concentration region through a semi-permeable membrane toward a higher solute concentration। अब मान के चलो कि जो अंदर है सेल के उसमें ज़्यादा सॉल्यूट है लेकिन जो सॉल्वेंट है वो बहुत कम है, तो बाहर जो सॉल्वेंट है ना, जितना भी वाटर है बाहर, वो हाइयर टू लोअर मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा जहाँ पर हाइयर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्वेंट है पानी है वो कम है। अब जल्दी से 9th क्वेश्चन देखते हैं। कैरी आउट फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट टू टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक द पोटैटो कप्स। जो पोटैटो के कप्स, देखो मान के चलो ये नोट को समझाऊंगा। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड ऑफ बॉइल्ड पोटैटो। 4 पोटैटो हैं हमारे, 4 पील्ड पोटैटोज, उसमें से एक पोटैटो जो है वो बॉइल्ड है। पुट ईच पोटैटो टुगेदर कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। एक कप है उसमें, एक ट्रफ है उसमें से हमें पानी भर देना है और उसके अंदर पोटैटो रख देना है, पोटैटो का कप। जब उसे पोटैटो को काटेंगे ना तो वो कप बन जाएगा, कप की शेप में हो जाएगा। जो पहला पोटैटो है वो कप एम्प्टी, वो एम्प्टी है, मतलब जो अंदर है ना पोटैटो के अंदर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है और जो बाहर तो पानी भरा ही हुआ है। पुट और जो सेकंड है, पुट 1 टीस्पून शुगर इन अ कप बी। जो वो पोटैटो बी है उसके अंदर हमें टीस्पून ऑफ शुगर, मतलब शुगर का सॉल्यूशन बना देना है, शुगर भर देनी है उसके अंदर। और जो सी है, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन अ कप सी, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। और जो डी है वो तो हमारा बॉइल्ड है ही, उसके अंदर भी शुगर है, ये है कप डी। ये हमें चीज़ें बता रखी हैं। अब देखो क्या करना है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ द बी एंड सी। जो वाटर है वो बाहर से, जैसे कि ये ट्रफ है हमारी, ये जो ट्रफ है ये ट्रफ है और इसके अंदर जो हमारा पोटैटो है, ये खुला हुआ पोटैटो है, गलती से बंद हो गया, यहाँ पे वाटर भर रहा है काफ़ी सारा। तो ये जो पोटैटो की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बी और सी में जो वाटर है वो बाहर से अंदर कैसे चले गया। देखो बाहर, देखो बी और सी में हमारा टी ये सॉल्ट सॉल्यूशन था और जो सी था उसमें सेल्ट सॉल्यूशन था। तो ये पूछा है इसमें कि बी में और सी में क्या हुआ ऐसा कि जो बाहर का जो पानी है वो अंदर कैसे चले गया। ये हमें क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है क्यों।
हाँ, तो वाटर गैदर इन कप बी एंड सी ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखो जैसे कि हमारी ये ट्रफ है और ये है हमारा पटैटो इसे कप की शेप में है। जो यहाँ का वाटर है और ये वाटर है, ये अंदर कैसे मूव कर गया, यहाँ पे तो सॉल्ट सोल्यूशन है और एक और मान लो इसमें है शुगर सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन है ना, और ये वाटर है। तो इन दोनों केसेस में जो वाटर है वो अंदर कैसे मूव कर गया, देखो अभी ऑस्मोसिस बताया था, जो बाहर से अंदर जहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वो ज़्यादा होता है तो वो हाई से लो में पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा शुगर सॉल्यूशन ज़्यादा है, शुगर भर रखा है, यहाँ पे हमारा सेल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन जो अंदर है ना, इन दोनों के अंदर है, वहाँ पे वाटर सॉल्यूशन कम है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो कम है, और यहाँ पे बाहर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, तो हाइयर टू लोअर मूव कर जाएगा। तो वाटर गैदर्स इन अ कप बी एंड सी ड्यू टू ऑस्मोसिस, द शुगर इन बी एंड सेल्ट इन सी क्रिएट्स अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है हमारा? हाँ, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो सेल के अंदर सॉल्वेंट मतलब वाटर ज़्यादा हो और जो सेल के बाहर हो वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो और बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा हो। और यहाँ पे बाहर से अंदर जाना है ना, मतलब बाहर किस में ज़्यादा है वाटर, बाहर हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें बाहर ज़्यादा होता है वाटर, तो बाहर से तो अंदर जा रहा है वाटर, तो ये हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जा रहा है, तो इसे क्रिएट्स अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड द कप्स, मीनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाइयर इनसाइड देन द आउटसाइड वाटर। मतलब जो सॉल्यूट का सॉल्यूशन है ना, मतलब जो चीनी या सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो इनसाइड ज़्यादा है देन आउटसाइड। वाटर मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग देयर लोअर कंसंट्रेशन इनटू द हाइयर कंसंट्रेशन रीजन। अब आप इसे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी कह रहे थे कि हाइयर टू लोअर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइयर टू लोअर ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा समझ के देखो, इसमें वाटर की बात करिए, वाटर मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग, लोअर सल्यूट सॉल्वेंट ने लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइयर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो हाइयर टू लोअर मूव करता है। अब देखो यहाँ पे क्या था, बाहर हमारा क्या था, पानी ज़्यादा था, अंदर था सेल्ट और शुगर, मतलब अलग बी और सी की दोनों की बात कर रहा हूँ। अंदर था हमारा सेल्ट और शुगर ज़्यादा था, मतलब जो बाहर है वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो यहाँ पे लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा था अंदर, तो बाहर हमारा सॉल्वेंट कम ज़्यादा था, तभी तो बाहर से अंदर मूव किया है, तो यहाँ पे बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा था, सॉल्यूट तो कम था, तो लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हाइयर सल्यूट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे अंदर जो था, अंदर क्या था हमारा, सल्यूट ज़्यादा था, तो इस वजह से यहाँ पे बाहर तो सॉल्वेंट भी ज़्यादा था, तो यहाँ पे बाहर सॉल्वेंट अंदर कम था, तो हाइयर टू लोअर। तो अगर सल्यूट लिखोगे तो लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर, अगर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हाइयर टू लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगला पार्ट देखो बस, वाई इज पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर दी एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ए क्या ज़रूरी था एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों ज़रूरी था वो? पोटैटो ए में हमने पढ़ा था कि जो अंदर है ना उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें तो सॉल्ट और शुगर था बी और सी में, जो अंदर है पोटैटो ए में उसमें कुछ भी नहीं है, और जो बाहर है बाहर पानी ही पानी है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, अंदर बाहर से अंदर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो ऑस्मोसिस होता है, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट हो तब जाएगा, अकेला अकेला थोड़ी चले जाएगा कि बाहर वाटर है ज़्यादा है तो अंदर चले जाऊँगा। अगर अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती तो फिर वो अंदर जाता कि सॉल्वेंट कम है भाई अंदर जाओ, अब सॉल्वेंट अंदर ज़्यादा करना है, हाइयर टू लोअर मूव करता। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो वो मूव ही क्यों करेगा? तो पोटैटो ए हमें यही बताना चाह रहा है कि अगर दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट होगा तभी हमारा ऑस्मोसिस होगा, वरना नहीं होगा। तो पोटैटो ए इस कंट्रोल, इस वजह से तो पोटैटो ए को हमने एक्सपेरिमेंट में नेसेसरी माना। पोटैटो ए इज़ द कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट, इट इज़ केप्ट एम्प्टी टू शो डैट नो वाटर मूवमेंट, कोई भी वाटर मूवमेंट बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ऑकर्स विद द सॉल्यूट इनसाइड द कप, कप मतलब जो पोटैटो नहीं उसे काट दिया, कप की शेप दे दी। इट हेल्प अस टू कंपेयर द रिजल्ट एंड अंडरस्टैंड water moves only when there is difference in solute level। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन वाई डज नॉट गैदर इन द वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड मतलब जो अंदर है, ये कप है ना, होलोड पार्ट आउट ऑफ द पोर्शन ए एंड डी। देखो ए का तो अभी बताया, डी का और बताना है, और दोनों का मिक्स करके बता दो उसमें, क्योंकि ए और डी का पूछा है। जो हमारा कप है इज़ एम्प्टी मतलब अंदर जो है वो एम्प्टी है। सो देयर्स नो सॉल्यूट टू क्रिएट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देयर फॉर नो ऑस्मोसिस देयर।
वहाँ पे कोई सॉल्यूट ही नहीं अंदर, सो देयर इज़ नो सॉल्यूट टू क्रिएट अ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और देखो ये कप ए की बात हो गई। अब कप डी की बात करो, कंटेन शुगर, शुगर तो उसने कंटेन करी बट द पटेटो इज़ बॉइल्ड। आपने देखा होगा डी में क्या बोला था कि जो पटेटो से बॉइल्ड करके रखा गया है, बॉइलिंग डैमेज, एक बार क्वेश्चन जाके पढ़ लेना, जो पटेटो है इसे बॉइल्ड करके रखा गया है, जो उसमें नीचे लिख रहा था क्वेश्चन के, बॉइलिंग डैमेज द सेल मेम्ब्रेन। अब जब बॉइलिंग होगी ना तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उस सेल की पटेटो की जो मेम्ब्रेन होगी ना वो डैमेज हो जाएगी, सो दे कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो उसकी मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगी तो फिर वो उसके कारण ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि जो ऑस्मोसिस तभी होता है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉसिंग हो, कि बाहर ज़्यादा है सॉल्वेंट, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर मूव कर जाओ हाइयर टू लोअर। अब जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, एंड हेंस ऑस्मोसिस डज नॉट ऑकर, इस वजह से। अगला फर्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखो जो यूकारियोटिक सेल होते हैं ना उसमें दो तरह के वो होते हैं सेल डिवीज़न, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे अपने किसी और टॉपिक में, है ना। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा शॉर्ट में। जो यूकारियोटिक होते हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, और जो यूकारियोटिक होते हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है। जो प्रोकारियोटिक होते हैं उसमें हमारा बाइनरी फिजन होता है। अब इसमें मिटोसिस और माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पूछा है। देखो माइटोसिस का क्या फंक्शन होता है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये होता है। और मियोसिस होता है वो मेकिंग गैमेट्स, मतलब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। जो मियोसिस होता है वो हमारे गैमेट्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अच्छे से, ये एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय।